बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द वुड हीलिंग। इसका मतलब क्या होता है, पहले समझते हैं वुड क्या होता है और हीलिंग क्या होती है। ठीक है, वुड और हीलिंग को ऐसे समझिए, जैसे कि आपको कभी चोट लगी है, आपको कभी चोट लगी है, जब चोट लगती है तो कहाँ पे लगती है भाई, सेल्स में लगती है। हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी है, ये बात तो सबको पता है। तो जब वो चोट लगेगी तो किससे लगेगी, हमारे सेल पे ही लगेगी। डैमेज क्या होगा, सबसे पहले हमारा सेल ही डैमेज होगा। जैसे हाथ पे चोट लग गई, ठीक है, हाथ पे हमारी चोट लग गई, किसी भी वजह से इंजरी हमारे हाथ पे, मतलब सेल इंजरी कॉज हो गई, ठीक है। तो जो आपको चोट लगती है उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी को वुड कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, वुड के नाम से जानते हैं। किसी भी वजह से, या आपको अचानक से ट्रॉमा हो गया, ठीक है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आपके बॉडी में घुस गए, उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वुड बोलते हैं। जब आपकी सेहत इंजर होती है, वहाँ से ब्लड क्लॉटिंग, मतलब ब्लड बहने लगता है, चोट आती है, पेन होता है, वहाँ से उस रास्ते से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आपके बॉडी में एंटर करने लगते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको वुड कहते हैं। अब हीलिंग क्या होती है, हीलिंग बस उसी चोट को भरने वाली प्रोसेस क्या कहलाती है, हीलिंग कराती है। पहले तो आपको चोट लगेगी, जैसे मान लीजिए आपके हाथ में कट लग गया, आप अपने हाथ को यहाँ से नस को काट लीजिए, ठीक है, तो ये क्या, यहाँ से ब्लीडिंग निकलेगी, आपका ब्लीडिंग निकलेगा। भाई जो ब्लड होता है, हमने बताया था ब्लड क्या है, ब्लड हमारे बॉडी का ऐसा ऑर्गन होता है, हमारे बॉडी का ब्लड एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन में मूव करता है। ये ब्लड लिक्विड पदार्थ है, क्या है, लिक्विड पदार्थ है। ब्लड क्या है, लिक्विड पदार्थ है, मींस कि एक खबरीदार है, एक खबरीदार है। बोलते कि ये पोस्टमैन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, पोस्टमैन की तरह काम करता है। जैसे पोस्टमैन इनके घर पे जाते हैं, कोई सामान आता है, कोई लोग ऑर्डर करते हैं तो उसका सामान ले जाके वहाँ काम करता है, वहाँ ऐसे डिलीवरी पर्सन की तरह काम करता है। किसी का भी कोई सामान हो, लेके जाके उनके घर पे छोड़ दो। तो वैसे ब्लड भी हमारे बॉडी का एक लिक्विड कंपोनेंट्स होता है, ठीक है, एज ए डिलीवरी बॉय की तरह काम करता है, डिलीवरी पर्सन की तरह काम करता है। ये क्या करता है, एक हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, न्यूट्रिशंस को ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है, टिश्यू तक, सेल तक, ये हमारा ब्लड क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। जो ड्रग हमारी जाती है, जैसे हमको आँख में प्रॉब्लम है तो हम ड्रग कहाँ से खाएंगे, माउथ से खाएंगे, माउथ से खाने के बाद वो हमारे जाएगा, हमारे पेट में डिसइंटीग्रेशन होगा, फिर हमारे स्टमक फ्लूइड में डिजॉल्व होगा, फिर इसके बाद हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। ब्लड में जैसे ही ड्रग पहुंचेगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मीन्स कि वो उस ड्रग को हमारा ब्लड ही ले जाके हमारे आँख के पास पहुंचाता है। फिर आँख के पास जैसे ड्रग पहुंचता है तो वहाँ से अपना एक्शन देता है, और फिर ब्लड के थ्रू ही हमारे लिवर में आता है, वहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म के साथ उसका कहाँ पे चला जाता है, यूरिन के थ्रू वो बॉडी से बाहर हो जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ड्रग भी जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाती है, डिफरेंट हमारे बॉडी के डिपार्टमेंट में जाती हैं, ठीक है, कंपार्टमेंट में जाती हैं, जैसे हमारा लीवर हो गया, किडनी हो गया, ठीक है, लंग्स हो गया, ठीक है, ऑर्गन हो गया, जैसे पैर में चोट लगी वहाँ पे ब्लड आपके मूव करते रहते हैं। तो ब्लड के थ्रू ही क्या होते हैं, सारे कंपोनेंट्स को बॉडी के डिपार्टमेंट में पहुँचाया जाता है, बॉडी के टिश्यू तक पहुँचाया जाता है, बॉडी के सेल्स तक पहुँचाया जाता है, ठीक है। अब जब इस ब्लड का कमी होता है, मान लीजिए अगर आप यहाँ से नस काट ली, यहाँ से क्या होने लगा, ब्लीडिंग होने लगी। जब ब्लीडिंग होगी तो भाई ब्लड आपके बॉडी से बाहर निकलेगा। जब ब्लड आपके बॉडी से बाहर निकलेगा तो आपके बॉडी में ब्लड की कमी होगी। जब ब्लड की कमी होगी तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन की सप्लाई भी कमी होगी, न्यूट्रिशन की सप्लाई भी कमी होगी, अगैरह वगैरह जो हमारे ब्लड के थ्रू जितने भी कंपोनेंट जाते हैं सबकी सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हमको क्या होता है, बीमारी देखने को मिलती है, ठीक है, किसी को चक्कर आता है, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है, आंखें धुंधली हो जाती है, दिमाग घूमने लगता है, तो बहुत तरीके से चक्कर आने, मतलब बहुत तरीके से प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये किसकी वजह से होती है, ये जब हमारे ब्लड में, मतलब कि जब हमारे सेल्स में किसी भी टाइप की इंजरी कॉज होती है, इंजरी होती है, तो वहाँ से ब्लड ब्लीडिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है। अब देखेंगे, अब देखो जैसे किसी को ब्लीडिंग हुई, हाथ में चोट लगा, ब्लीडिंग हुई, लेकिन कुछ देर बाद वो ब्लीडिंग बंद भी हो जाती है, ठीक है। जब वो ब्लीडिंग बंद होती है तो वहाँ पे बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, वहाँ पे हमारे इन्फ्लेमेशन कॉज होते हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, स्वेलिंग वगैरह करवाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे यहाँ पे ये हमारा हाथ है, यहाँ से आप काट लीजिए, यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, ब्लड बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज होगा, होम्योस्टेटिक्स होगी, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये इस स्किन पर ऐसे ऐसे
गांठीनुमा संरचना बनाएगी, मीन्स कि इसको क्या करेगी, बंद करने का काम करेगी। जैसे कि आप पट्टी बांध देते हैं, पट्टी क्या करेगी, उस ऑर्गन को मूव कर मतलब क्लोज कर देती है, बंद कर देती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग कम हो जाती है। बात समझ में आई? तो जो मतलब कि चोट लगता है आपके हाथ में पैर में चोट लगता है तो आपका उड़ हो गया, लेकिन उस चोट को आगे चल के 2 दिन बाद 3 दिन बाद जैसा चोट रहता है उसके अकॉर्डिंग आपका चोट ठीक भी हो जाता है, उसको हीलिंग कहते हैं। ठीक है, चोट लगने की प्रोसेस को उड़ कहते हैं, और जब वही चोट भर जाता है, ठीक हो जाता है, फिर अपने नॉर्मल स्किन की तरह आ जाता है, उसको हीलिंग कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखते हैं उड़ क्या होता है। इट इज एन इंजरी विच इज कॉज बाय द एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस या फिर फोर्स विच ब्रेक और कट द कंटिन्यू ऑफ द स्किन या फिर टिश्यू। उड़ क्या है? उड़ एक टाइप की इंजरी होती है, ठीक है, जो किसकी वजह से कॉज होती है, स्ट्रेस की वजह से कॉज होती है, फोर्सेस की वजह से कॉज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी स्किन में कट लग जाता है या फिर हमारी स्किन टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, और कंटिन्यू हुई रहती है, मींस की कंटिन्यू जब हो जाती है, ठीक है, कुछ दिन के लिए कंटिन्यू हो जाती है। जैसे कि अगर क्या बोला है, जब आपके शरीर में जैसे आप क्या किए भाई, नस से काटिएगा मत, जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आप चल रहे हैं, आपको अचानक से एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ की स्किन क्या होती है, आपकी डैमेज हो जाती है, वहाँ से आपको ब्लीडिंग वगैरह सारी चीज़ें निकलने लगते हैं। ठीक है, तो वही क्या होता है, वही इंजरी होता है, वही क्या होता है, वही उड़ को, इंजरी को ही सेम इंजरी को ही उड़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, इट इज एन इंजरी विच इज कॉज्ड बाय एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस से, मतलब उड़ क्या है, उड़ एक टाइप की इंजरी है जो स्ट्रेस से कॉज हो सकती है, फोर्सेस से कॉज हो सकती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन या फिर सेल या फिर टिश्यू या फिर ऑर्गन्स हमारे क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ऑर्गन में कट लग जाता है या फिर स्किन में कट होने लग जाता है। ठीक है, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी उड़ कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो, ये जो उड़ होते हैं, it can be caused by the any type of infection। ये जो उड़ होते हैं, उड़ की वजह से हमारे बॉडी में एनी टाइप के इन्फेक्शन भी कॉज हो सकते हैं। क्या होते हैं? एनी टाइप के इन्फेक्शन भी कॉज हो सकते हैं, किसकी वजह से? उड़ की वजह से। ऐसा क्यों? अब देखिए, हमारे बाहर के इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है उसमें जरूरी नहीं, जो हवा चल रही है उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ साथ हमारे कुछ फॉरेन पार्टिकल भी पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, वो हमारे बॉडी पे अटैक करते हैं, हवाएं हमारे बॉडी को टच करती हैं। अगर कहीं से कट लग गई, ठीक है, अगर कहीं से कट लग गया तो वो हवाएं हमारे डायरेक्टली इस कट के ऑर्गन को अटैच करेगी, और आप जानते हैं हवा में बहुत टाइप के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस भी पाए जाते हैं, वो इसी के रास्ते अगर ब्लड में जाएंगे तो क्या करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया गया तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, वायरस गया तो वायरल इन्फेक्शन होगा, ऐसे मतलब बहुत टाइप के इन्फेक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? उस एक टाइप की इंजरी होता है जो किसी स्ट्रेस या फोर्सेस से होता है। ये क्या करता है, ये हमारी स्किन में कट या फिर स्किन को ब्रेक कर देता है, इसकी वजह से हमको इन्फेक्शन भी कॉज हो सकते हैं। उनकी वजह से बॉडी में इन्फेक्शन भी कॉज होने का रिस्क होता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखते हैं हीलिंग क्या होती है। देखते हैं हीलिंग क्या होती है। हीलिंग इट इज द बॉडी रिस्पॉन्स टू एन इंजरी इन ऑर्डर टू रीस्टोर नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हीलिंग क्या होती है? हीलिंग एक हमारे बॉडी की रिस्पॉन्स होती है। हीलिंग क्या होती है? एक हमारे बॉडी की रिस्पॉन्स होती है जो इंजरी के ऑर्डर को क्या करती है, रीस्टोर करती है और उसके नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शनल को कंट्रोल करती है। मींस की नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शनल में लेकर आती है। जैसे सेल्स पे इंजरी लगी, सेल्स का बहुत सारा फंक्शन होता है, जब वो हमारा सेल डैमेज होगा, ठीक है, वहाँ से ब्लड क्लॉटिंग होगा, उसके फ्लूइड्स वगैरह सब कुछ बाहर निकलेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हमारी क्या होगी, हीलिंग होगी। हीलिंग जो होती है उसे जो इंजरी है, इंजरी के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कॉज करती है, मींस की इंजरी को ठीक करने का काम करती है। ये सेल्स के नॉर्मल फंक्शन को, नॉर्मल स्ट्रक्चर को स्टोर करती है, रीस्टोर करती है और उसके फंक्शन को भी कंटिन्यू बनाने का काम करती है। ठीक है, बात समझ में आ गया कि नहीं? हीलिंग क्या है? जब हमारे बॉडी में चोट लगती है तो उसी चोट को ठीक करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसी को हीलिंग कहते हैं। हीलिंग क्या होता है? हीलिंग हमारे इंजरी जो लगी है, इंजरी को रीस्टोर करने का काम करता है। मींस की इंजरी के फंक्शन को, मतलब सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को क्या करता है, रीस्टोर करने का काम करता है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी हीलिंग कहलाती है। अब देखो, ये जो हीलिंग होती है ये मेनली दो प्रोसेस से होती है। कितने प्रोसेस से होती है? दो प्रोसेस से होती है। एक तो रीजनरेशन की वजह से होता है, एक तो
रिपेयर की वजह से होता है। जैसे कि अगर आपके मतलब कि अगर आपको चोट लगी है, वहाँ की सेल्स हमारी डैमेज हुई है, जैसे मान लीजिए हमको चोट लग गई, बहुत तगड़ा वाला चोट लग गया है, ठीक है, हमारी मसल्स वसल्स क्या है, यहाँ पे चोट लगी, यहाँ की मसल्स हमको दिख रही है, ठीक है, तो वहाँ पे रीस्टोर होगा। जितने भी हमारे ऑर्गन क्या हुए डैमेज हुए रहेंगे, जितने भी ऑर्गन डैमेज हुए रहेंगे, उस ऑर्गन का क्या होगा रीस्टोर, मतलब कि वो ऑर्गन हमारे फिर से बनेंगे, मेडअप होंगे, वो ऑर्गन हमारा क्या होगा फिर से मेडअप होगा, रीजनरेशन होने लगेगा, मींस उस ऑर्गन का फिर से बनना स्टार्ट हो जाएगा। वो ऑर्गन जहाँ पे इंजरी कॉज हुई है वहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जो ऑर्गन हमारे डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, जो एकदम से खराब डैमेज, मतलब कि जो स्किन, अब यहाँ पे चोट लगी तो यहाँ की स्किन भी हमारी डैमेज हुई है, तो जो स्किन डैमेज होती है उसको रिपेयर कर देते हैं। रिपेयर करने के बाद जो मतलब सही रहता है उसको, मतलब जो स्किन डैमेज हुई है उसको सही भी कर देते हैं, और जो खराब हो गई है उसको बॉडी से निकाल भी देते हैं, और जो स्किन नहीं बना रहता है, जो बनने लायक नहीं रहता है, वहाँ पे दूसरी स्किन का रीजनरेशन होने लगता है। ठीक है, बात समझ में आई। हीलिंग एक ऐसा रिस्पॉन्स होता है जो हमारे वुंड को ठीक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हीलिंग जो होता है वो बेसिकली दो टाइप से होता है, एक रीजनरेशन प्रोसेस से होता है, एक रिपेयरिंग के प्रोसेस से होता है। रिपेयरिंग क्या होती है, जो हमारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं उसको रिपेयर करने का काम करती है, और जो हमारे सेल्स बनने लायक नहीं होते हैं उस सेल्स को क्या करती है, फिर से रीजनरेशन करवाने का काम करती है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। देखते हैं रीजनरेशन क्या होता है। इट इन्वॉल्व complete re-storage of the original tissue by proliferation of the proliferation and the parenchymal cells। ठीक है, एक जो रीजनरेशन होता है, ये क्या होता है, कंप्लीट रीस्टोरेशन होता है। क्या होता है, कंप्लीट रीस्टोर होता है किसका, ओरिजिनल टिश्यू का, ओरिजिनल सेल्स का। ठीक है, रीजनरेशन में हमारे कंप्लीट क्या होते हैं, ओरिजिनल टिश्यू बनते हैं और हमारे ओरिजिनल सेल्स बनते हैं। अभी जो ओरिजिनल टिश्यू और ओरिजिनल सेल्स बनते हैं वो किस प्रोसेस से बनते हैं, वो किस प्रोसेस से बनते हैं, वो प्रोलिफरेशन वाली प्रोसेस से बनते हैं। किस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, प्रोलिफरेशन वाली प्रोसेस को फॉलो करते हैं, या फिर हमारे पैरेंकाइनल सेल की वजह से ये क्या होते हैं, फिर से रीस्टोरेज होने लगते हैं, मींस की रीजनरेशन होने लगते हैं। बात समझ में आई। फिर इसके बाद हमारा कौन सा है, रिपेयर मतलब समझते हैं। रिपेयर इट आल्सो इन्वॉल्व रीस्टोरेज ऑफ द टिश्यू बट इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्कर। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये हमारे रीजनरेशन में जो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, रीस्टोरेज में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, टिश्यू के रिजल्ट को क्या करते हैं, स्कैन कर देते हैं, मींस उसकी फॉर्मेशन करवा के फिर जो खराब टिश्यू होते हैं, खराब जो सेल होती है उसको स्कैन करने का काम करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखते हैं वुंड और हीलिंग क्या होती है। वुंड हीलिंग क्या होती है, दोनों को एक कॉम्बिनेशन में देखते हैं। अभी आपने वुंड पढ़ा है। वुंड क्या होती है, जब हमारे सेल्स पे, टिश्यू पे किसी भी टाइप का चोट लगता है तो उसे वुंड कहते हैं, और जब वही चोट हमारे फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, ठीक होकर नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है तो उसको हीलिंग कहते हैं। अब जो हमारी चोट ठीक होकर नॉर्मल कंडीशन में आती है वो दो प्रोसेस से होती है, एक रीजनरेशन, एक रिपेयर और रीजनरेशन। जो रिपेयर होता है वो हमारे नए सेल्स को बनाता है, जो रिपेयर होता है वो जो हमारी सेल डैमेज हो जाती है उसको ठीक करने का काम करता है। अगर वो सेल नहीं ठीक हो पाती है तो उसको क्या करता है, बॉडी से रिमूव आउट कर देता है। रीजनरेशन, जो सेल एकदम से खराब हो जाती है, नहीं बनने लायक होती है, उसको क्या करता है, ओरिजिनल सेल में बनाने का काम करता है। ठीक है, एक ओरिजिनल सेल फिर से नया सेल बनाता है। ठीक है, बात समझ में आई। फिर इसके बाद वुंड हीलिंग देखते हैं क्या होता है। वुंड हीलिंग इट इज द फिजिकल प्रोसेस by which the skin and tissue repair after injury and the restores integrity function of the cellular tissue। वुंड हीलिंग क्या है, वुंड हीलिंग एक टाइप की फिजिकल प्रोसेस होती है जिसकी वजह से हमारी स्किन जो होती है, स्किन के सेल और टिश्यू क्या होते हैं, रिपेयर होते हैं आफ्टर द इंजरी के बाद। जब आपको चोट लगती है तब वहाँ पे क्या होता है, जब आपको चोट लगती है तो उसको क्या बोलते हैं, वुंड बोल रहे हैं। ठीक है, तो वुंड हीलिंग को कंपेयर करके बता रहा है कि वुंड हीलिंग एक ऐसी, वुंड हीलिंग हमारे बॉडी की एक फिजिकल प्रोसेस होती है जिसकी वजह से
हमारे स्किन में टिश्यू में सेल्स में क्या होते हैं, रिपेयर होते हैं आफ्टर इंजरी के बाद जो मतलब हमारे टिश्यू ऑर्गन जो डैमेज होते हैं उसमें क्या होता है, फिर से वो रिपेयर होते हैं, मीन्स कि नया बनते हैं। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, वुंड हीलिंग कहलाती है। टिश्यू ऑर्गन बनने के साथ साथ वो ऑर्गन के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करने का काम करता है और ऑर्गन के फंक्शन को भी मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए आगे की हमारी टॉपिक क्या है, आगे का हम देखेंगे फेजेस ऑफ फूड हीलिंग। फूड हीलिंग को मतलब कि एक फूड को हील करने के लिए कितने कितने फेजेस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमने माना कि जैसे आपके हाथ में क्या हुआ, यहाँ पे चोट लगी है ना, यहाँ पे कुछ देर बाद देखेंगे और थोड़ा बहुत चोट है तो वो आपका एक से 2 घंटे में या फिर 15 से 20 मिनट में ठीक हो जाता है, मीन्स कि वहाँ से ब्लीडिंग कम हो जाती है। लेकिन अगर एक ज़्यादा चोट है तो ये देता है 2 महीने 3 महीने, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट देता है 2-3 महीने। तो आज हम वही देखेंगे कि जब एक सेल्स पर, ये हमारी क्या है, सेल्स है, ये सेल्स पर जब हीलिंग होती है, मतलब कि जब इसमें वुंड होता है तो इतनी हमारी सेल्स डैमेज हो जाती है, लेकिन फिर कुछ देर बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद देते हैं तो ये सेल हमारी क्या होती है, फिर से रिकवर हो जाती है। तो यही प्रोसेस क्या होती है, जब हमारी डैमेज सेल दोबारा रिकवर होती है तो उसको हम लोग हीलिंग के नाम से जानते हैं। तो एक सेल पर जब हीलिंग होता है तो फॉलोइंग फेजेस में होता है, मेनली इस फेजेस को फॉलो करता है। ठीक है, तो देखते हैं फेजेस ऑफ द वुंड हीलिंग, मतलब कि एक वुंड को ठीक करने के लिए हीलिंग होती है, वो हीलिंग कितने फेजेस में होती है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या बोल रहा है, वुंड हीलिंग अकर्स इन द 3 या फिर 4 ओवरलैपिंग फेजेस। जो वुंड हीलिंग होता है ये कम से कम 3 या 4 फेजेस में होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे हमारी कौन सी टॉपिक है, आगे हमारी तीसरी है फैक्टर अफेक्टिंग वुंड हीलिंग। कौन सा? फैक्टर अफेक्टिंग वुंड हीलिंग। जैसे कि कुछ फैक्टर होते हैं जो हीलिंग को होने से रोकते हैं। जैसे अगर किसी को चोट लग जाती है तो उसको डॉक्टर कहता है ना कि हाँ देखो यार तुम विटामिन सी खाया करो, ऐसा खाया करो। जैसे आप सुने होंगे, ऐसे आपके घर में कोई होगा यार इसको चोट लग जाता है तो जल्दी बंद नहीं होता है, ठीक है, जल्दी ठीक नहीं होता है। आप बहुत देखे हैं, अगर खून किसी को चोट लग जाती है तो उसका खून जल्दी नहीं बंद होता है। आप बहुत ऐसे केसेस सुने होंगे जो कहते हैं अरे अगर हमको एक बार चोट लग गई तो जल्दी ठीक नहीं होता है, बहुत दिन लेता है। और वहीं पे बहुत लोग होते हैं कहते हैं कि हमको चोट लगती है जल्दी ठीक हो जाती है, मीन्स कि इसका चोट जल्दी भरता है, इसका चोट नहीं भरता है। क्यों? क्योंकि उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हीलिंग को। ठीक है, हीलिंग होने के लिए अफेक्टेड करते हैं। जैसे आपका लोकल फैक्टर हो गया, कुछ इन्फेक्शन भी होते हैं, जैसे आप सुने यार इन्फेक्शन की वजह से ब्लीडिंग हो रही है। तो जो इन्फेक्शन होते हैं, इन्फेक्शन क्या होते हैं कि इन्फेक्शन ब्लीडिंग को करवाने में मदद कर देते हैं, वहाँ पे हमारा वुंड हीलिंग नहीं हो पाता है। तो इन्फेक्शन भी एक डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे वुंड के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में भी ऐसे हमारे ये भी फैक्टर होते हैं जो हमारे वुंड हीलिंग को अफेक्ट करते हैं। कुछ लोकल प्रेशर होते हैं, जैसे कि अगर आपको चोट लग गई, आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ से ब्लीडिंग आपकी निकलती रहेगी, ब्लीडिंग का सिक्रीशन होता रहेगा, तो वो भी कुछ लोकल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद सिस्टमेटिक फैक्टर देख लेते हैं। कौन सा? सिस्टमेटिक फैक्टर। सिस्टमेटिक फैक्टर में एज भी होते हैं जो डायरेक्टली हमारे वुंड हीलिंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे छोटे बच्चों में घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं, और जो बुढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग आदमियों में घाव बहुत लेट बढ़ते हैं। तो ये होती है, एजेस भी हमारे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। न्यूट्रिशंस भी होती है जो वुंड हीलिंग को अफेक्टेड करती है, जिसमें हमारे विटामिन सी हो गए, प्रोटीन्स हो गए। और डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट को आप देखे होंगे, डॉक्टर उसको हमेशा बोलता है कि आप संभाल के चलिए, बच के चलिए। क्यों? क्योंकि ये जो डायबिटीज मेलाइटिस की जो बीमारी होती है और वो वुंड हीलिंग को होने ही नहीं देती है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है जो डायरेक्टली हमारे वुंड हीलिंग को अफेक्ट करता है। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ मेडिकेशन होते हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है जो वुंड हीलिंग को अफेक्टेड करती है। अब जिसको डायबिटीज मेलाइटिस होता है, एक सिम्टम भी होता है। डायबिटीज मेलाइटिस को पहचाना भी जाता है। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस है, उसको चोट लग गई, उसकी चोट जल्दी नहीं ठीक हो रही है या फिर वहाँ पे ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, वो उठा के लेके चले जाते हैं, उसका डायबिटीज मेलाइटिस का चेक भी करवाते हैं। ये एक फैक्टर भी होता है, जैसे एक डायबिटीज मेलाइटिस का एक सिम्टम भी होता है। डायबिटीज मेलाइटिस में अगर किसी को डायबिटीज मेलाइटिस है तो उसकी जो चोट लगती है वो जल्दी ठीक नहीं होती है। ठीक है, बात समझ में आई?
आगे हमारी कौन सी टॉपिक है? आगे हमारी टॉपिक है टाइप्स ऑफ वुड हीलिंग। ठीक है, वुड हीलिंग के कितने टाइप्स होते हैं? एक प्राइमरी होता है, देखते हैं, प्राइमरी इंटेंशन होता है, सेकेंडरी इंटेंशन होता है और हमारा टर्सरी इंटेंशन होता है। प्राइमरी इंटेंशन जो होता है एक क्लीन सर्जिकल वुड होते हैं, ये एक टाइप का क्लीन सर्जिकल होते हैं, मतलब कि जब आपको चोट लग जाती है वहां पे क्या होते हैं, सर्जरी हो जाते हैं तब। ठीक है, आपको चोट लग जाती है तो वहाँ से ब्लीडिंग होते हैं, नहीं रुकते हैं, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए या फिर स्किन को जोड़ने के लिए वहाँ पे कुछ सर्जरी होती है। सर्जरी में टाके लगते हैं, तो उसके टाके में क्या होता है, एज अप्रोक्सीमेट रहता है, मिनिमम स्कैरिंग होते हैं, मीन्स कि इसमें जो गैप होते हैं, इसमें जो मतलब सर्जरी के दौरान जो गैप होते हैं वो हमको क्या देखते हैं, बहुत छोटे में देखने को मिलते हैं, ज़्यादा गैप नहीं होता है, मतलब कि ये बहुत ही जल्दी भर जाता है। जो प्राइमरी सर्जरी होती है, प्राइमरी सर्जरी जो होती है इसमें टिश्यू हमारे ज़्यादा डैमेज नहीं होते हैं। ठीक है, प्राइमरी सर्जरी में टिश्यू डैमेज नहीं होते हैं, इसमें ब्लड को रोकने के लिए या फिर किसी भी ऑर्गन को जोड़ने के लिए सर्जरी होती है, तो उसमें टाके चल जाते हैं, स्किन पर क्या होते हैं, टाके चल जाते हैं, तो इसका निशान भी मिट जाता है। अगर आप मेडिकेशन वगैरह करेंगे तो वो निशान भी उसका हट जाता है, जैसे बच्चे डिलीवर होने में भी टाके चलते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ की वुड हीलिंग होती है, इसकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए करते हैं और ऑर्गन को एक दूसरे में जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये सर्जिकल हीलिंग होती है, इसमें याद रखिएगा, इसमें जो सेल होते हैं, जो टिश्यू होते हैं वो एप्रोक्सीमेट, डॉक्टर वाले बड़ा परेशान करते हैं, वो जो टिश्यू होते हैं वो एप्रोक्सीमेट क्या करते हैं, सेट को मतलब बहुत कम ही इसमें से हमारे टिश्यू डैमेज होते हैं, ये मिनिमम इसमें गैप जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, फिर सेकेंडरी इंटेंशन में क्या होता है, सेकेंडरी इंटेंशन में लार्ज टिश्यू लॉस, इसमें क्या होते हैं, इसमें लार्ज टिश्यू लॉस होते हैं, हमारे जो वुड होता है वो ओपन हो जाता है, मतलब कि जब अंदर चोट लगती है, बहुत अंदर देखते हैं कि गहरा हो जाता है, तो सेकेंडरी इंटेंशन होता है, इसमें आपके लार्ज टिश्यू लॉस होते हैं, इसमें वुड ओपन हो जाते हैं, हीलिंग बाय द ग्रेनुलेशन, और वहाँ की जो हीलिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, ग्रेनुलेशन के थ्रू होती है, मीन्स कि वहाँ पे छोटे छोटे रेड ग्रेनुलेशन का फॉर्मेशन होगा, टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, वो हीलिंग को बंद करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे देखते हैं स्किन गहरी हो जाती है लेकिन फिर ठीक है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और जाती है, तो वहाँ पे ग्रेनुलेशन होता रहता है, इसकी हीलिंग भरने के लिए ग्रेनुलेशन होता है, हीलिंग वहाँ पे होती है किसकी वजह से होती है, ग्रेनुलेशन के फॉर्म में होती है। ठीक है, बात समझ में आई? इसमें स्किन का वहाँ की जो सेल्स होती हैं उसमें कॉन्स्ट्रक्शन होने लगता है, इसमें मोर स्केरिंग होता है, मीन्स की जो गैप होता है, गैप बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, भाई गैप ज्यादा है तभी ना आपको वहाँ पे क्या है, गहरा चोट लगी, जैसे आप किसी को चाकू लग जाता है तो चाकू भाई अंदर तक जाता है, तो वहाँ पे गहरे चोट हो जाती है, गैप ज्यादा देखने को मिलती है, तो वहाँ की भी तो सेल हमारी क्या होती है, धीरे धीरे नॉर्मल ठीक हो जाती है। अब अभी किसी गाड़ी से लग गया तो गहरे हो जाती है, स्किन बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है, तो उसको भी तो भरा जाता है, फिर वो धीरे धीरे कवर करते करते वो हो जाती है, वो हमारी सेकेंडरी इंटेंशन होती है, ये लार्ज पेजेस में होती है, जिसकी इसमें चोट ज्यादा लगती है और चोट एकदम ओपन हो जाती है, एकदम गहरे में हो जाती है। ठीक है, और इसका चोट ग्रेनुलेशन की वजह से भराता है, इसमें सेल में कॉन्स्ट्रक्शन होने लगता है, बहुत तेजी से सेल क्या करती है, कॉन्स्ट्रक्शन होती है और गैप इससे ज्यादा देखने को ही मिलता है। ठीक है, बात समझ में आई? फिर इसके बाद क्या है, टर्सरी इंटेंशन। टर्सरी इंटेंशन ये डिले होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी, प्राइमरी से ये क्या होता है, स्लो होता है, सेम प्राइमरी जैसा होता है लेकिन ये क्या होता है, स्लो होता है। जैसे किसी में पस जम गया, जैसे फोड़े फुंसी का देखे हैं, उसमें क्या होता है, पस जम जाता है, तो उसको क्या करते हैं, ऑपरेशन करके हवा को, कभी आप सुने हैं डॉक्टर बोलते हैं अरे घाव को ढकना मत, खुला छोड़ दीजिएगा, खुला छोड़ने से कभी क्या होता है कि उसके जो संक्रमण होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, खुले छोड़ने से वो संक्रमण जो होते हैं खत्म हो जाते हैं, बोलते हैं ना हवा के कांटेक्ट में आएगा तो जल्दी से ठीक होगा, तो वो थोड़ा सा ड्राई बहुत जल्दी ठीक होने लगता है, वो टर्सरी बातें हैं, ये मतलब कि ये टर्सरी इंटेंशन हमारा कब होता है, हेड हीलिंग मतलब वुड हीलिंग में टर्सरी इंटेंशन कब होता है, मतलब कि जब स्किन में पस जम जाए, जैसे कि चोट लग गई है, फोड़े हो गए हैं, तो वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, घाव को मैक्सिमम सब कहते हैं अरे खुदा छोड़ दो, पट्टी सट्टी करने के बाद कहते हैं कि खुदा छोड़ दीजिए सूख जाएगा, तो खुदा छोड़ने से क्या होता है, सूख जाता है धीरे धीरे। ठीक है, बात समझ में आई? और वो जो खुदा छोड़ते हैं वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए छोड़ते हैं, जैसे कि हो
गया ना कि भाई अगर पैर में इन्फेक्शन है तो उससे, जैसे हाथ लगा कहीं इन्फेक्शन है तो वो पूरे हाथ को इन्फेक्टेड कर देता है, तो उसको बोला जाता है भाई कूलर छोड़ देंगे तो आँख पे जो इन्फेक्शन एरिया है वो खत्म हो जाएगा, जिससे आपका घाव ठीक होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ये होता है प्राइमरी इंटरसेशन, सेकेंडरी इंटरसेशन, टर्सरी इंटरसेशन। तो प्राइमरी इंटरसेशन जब गैप कम होता है, ये सर्जरी के केसेस में होता है। इसमें क्या होते हैं, गैप कम होते हैं, इसमें जो हमारे टिश्यू होते हैं वो कम लॉस होते हैं, मीन्स कि कम डैमेज होते हैं, बहुत थोड़ा बहुत डैमेज होते हैं। सेकेंडरी इंटरसेशन में इसमें टिश्यू बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, इसमें जो वुड होता है वो बहुत ज़्यादा होल बना देता है, ठीक है, जैसे चाकू से लग गया तो फिर वहाँ पे हो गया ऐसा वगैरह वगैरह, बहुत केसेस आप देखोगे वहाँ पे होल बन जाते हैं, इसके टिश्यू हमारे बहुत डैमेज हो जाते हैं, और उसमें गैप भी, हमारे जो गैप भी होते हैं वो काफ़ी देखने को मिलते हैं। टर्सरी इंटरसेशन तब होता है जब पस जम जाता है, ठीक है, इस घाव को ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें क्या होते हैं, पस जम जाते हैं, फोड़े फुंसी के केसेस में ये होता है, ठीक है। ये हमारा डिले होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी से थोड़ा सा स्लो काम करता है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। इसमें घाव को ओपन किया जाता है ताकि वो घाव आपका जल्दी सूखे और इन्फेक्शन से बचाए। तो ये रहा हमारा ये रहा कौन सा टाइप्स ऑफ वुडिंग्स। अब देखते हैं की मेडिएटर। आप वुड हीलिंग के देखिए कुछ की मेडिएटर के होते हैं जो सीक्रेट होते हैं, जो मदद करवाते हैं वुड हीलिंग में। यार ये छोटा वाला चैप्टर बड़ा शोर करता है, बड़ा वाला इतना नहीं करता है, छोटा वाला है ना, जो छोटे रहते हैं वो ज्यादा फटफड़ाते नहीं है, ये बात है। देखो फिर हमारा कौन सा है, वुड हीलिंग, सॉरी कौन सा है, की मेडिएटर इन द वुड हीलिंग। कौन सा है, की मेडिएटर ऑफ द वुड हीलिंग। तो इसमें सबसे पहला कौन सा है, ग्रोथ फैक्टर। कौन सा है, ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर में अब देखिए ये जो की मेडिएटर्स है, इतने सारे मेडिएटर्स हमारे वुड हीलिंग को करवाने के लिए मदद करते हैं, ठीक है, वुड हीलिंग होने के लिए मदद करते हैं। सबसे पहले हमारा कौन है, ग्रोथ फैक्टर। जैसे हमारा कौन आएगा, कौन आएगा, BDGF, TGF बीटा, ठीक है, BEGF, EGF, FGF, ऐसे करके हमारे क्या है, ये ग्रोथ फैक्टर है जो सीक्रेट होते हैं और उस स्किन को ग्रोथ करवाने में मदद करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद साइटोकाइनिन होता है, ठीक है, IL-1 है, IL-6 है, TNF अल्फा है। ये क्या करते हैं, ये एक्टिव करते हैं, इसको स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, किसको, एंजियोजेनेसिस प्रोसेस को। ये एंजियोजेनेसिस प्रोसेस क्या होती थी, याद करिए, ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करती थी, किसका, ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करती थी। ब्लड वेसल्स बनेगा तभी तो इसमें ब्लड हमारा बहेगा, तो यहाँ पे ब्लड वेसल का फॉर्मेशन करने का काम हमारा ये साइटोकाइनेसिस करता था, ठीक है। फाइब्रिनोब्लास्ट का भी फॉर्मेशन करता था और प्रोलिफेरेशन का भी एक्टिव करता था, सॉरी फाइब्रिनोब्लास्ट को भी एक्टिव करता था जहाँ से फिब्रिन बन रहे थे, और हमारे प्रोलिफेरेशन को भी एक्टिव करता था। ये क्या करते हैं, एक टिश्यू बनाने के लिए मदद करते हैं, एक टिश्यू का फॉर्मेशन करता था, ये रेड छोटे रेड ग्रेन्युलेट्स बनाता था, किसका, टिश्यू का, ठीक है। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी होते हैं, जैसे हमारे प्रोटीन्स हो गए, कोलेजन हो गए, ठीक है, प्रोटियोग्लाइसरीन्स हो गए, ठीक है, फाइब्रिनोलेक्टिन हो गए, फाइब्रोनेक्टिन हो गए, ठीक है। सेल्स में देखा जाए तो हमारा प्लेटलेट हो गया, न्यूरोफोलिस हो गया, न्यूट्रोफाइल्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गया, ठीक है, मैक्रोफेजेस हो गया, फाइब्रिनोब्लास्ट हो गया, केराटिनोसाइट्स हो गया, एंडोथेलियल सेल हो गई, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये सब मिलकर क्या करवाते हैं, हमारे वुड हीलिंग करवाते हैं, वुड हीलिंग को करवाते हैं, मीन्स कि घाव को भरने में मदद करते हैं। ये सारे जो मेडिएटर होते हैं ये घाव को भरने में मदद करते हैं।